हाय एवरीवन, वेलकम टू केमटेकी। मेरा नाम है निशा और हम कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि DSSS की जो एग्ज़ाम्स हैं, जो फॉर्म्स हैं वो निकल चुके हैं। पीजीटी के लिए निकले हैं, लेकिन उसमें पीजीटी केमिस्ट्री नहीं है। लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो लैब अटेंडेंट के लिए। लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है स्पेशल, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कम ही पोस्ट है, लाइक 11 या 12 है, बट अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो भी साथ के साथ हो जाएगा। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मतलब सिलेबस में। तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। और टीजीटी की पोस्ट, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है तो टीजीटी के लिए ज़रूर अप्लाई कर देना, क्योंकि वो काफ़ी सारी पोस्ट है, 580 कुछ पोस्ट है। तो अगर आपने सीटेट क्लियर कर रखा है, पेपर 2 और बीएड है, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा वहाँ पे भी, ठीक है। तो आज की क्लास है हमारी, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या होती है और इसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स की शेप कैसे चेंज होती है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ उससे बॉन्ड एंगल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ कैसे चेंज हो जाएगी, वो सब भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि NH3 जो है और NF3, PH3 और PF3, इनके बॉन्ड एंगल्स अगर आपको अरेंज करने हों तो करो, उनको अरेंज करो। अगर मैं कहती हूँ कि NH3 NF3, इसी तरह मैंने बोला PH3 और PF3, इन दोनों में से किसका एंगल बड़ा होगा ये बताओ मुझे, और इन दोनों में से किसका एंगल बड़ा होगा। तो आंसर बता देते हैं, PH3 का कम होगा, PF3 का ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे NH3 का ज़्यादा होता है, NF3 का कम होता है। बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूँ, अगर ये रीज़न आपको पता है ये क्यों हो रहा है, सही रीज़न आपको पता है, तो ये लेक्चर मत देखूं, क्योंकि इसमें हम यही सब डिस्कस करेंगे कि रिपल्शन कैसे होती है, एंगल कैसे बढ़ेगा कम होगा, कितनी रिपल्शन ट्रिपल बॉन्ड दिखाएगा, ज़्यादा होगा, फिर लोन पेयर से ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होता है, फिर बॉन्ड पेयर आता है, लोन पेयर कम होती है, बॉन्ड पेयर कम होती है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो है हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बोर्ड में जो लिखा है ऑर्डर और ये सब नोट डाउन कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो यही एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये दी किसने थी। एक आधी बार ऐसा होता है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है साइंटिस्ट के नेम पे कि ये थ्योरी किसने दी थी या फिर इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वस्पर थ्योरी जिसको बोलते हैं डायरेक्टली, वो किसने दी थी, सिज्विक एंड पोवेल। सिज्विक एंड पोवेल 1940 में। ये ईयर याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। सिज्विक और पोवेल ने दी थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आ गया। अब इसमें कुछ थ्योरी में क्या होता है, हर एक थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स बताते हैं जो कि हर एक मॉलिक्यूल या फिर जहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है वो फॉलो करेगा। सिंपल है। तो वस्पर थ्योरी के भी कुछ पोस्टुलेट्स हैं। अब ये पोस्टुलेट्स तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं से करेंगे। वैलेंस नाम से, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बात होगी वो किसकी होगी, वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी बात करेंगे हम, ठीक है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे पेयर में। रिपल्शन थ्योरी मतलब रिपल्शन की बात होगी, तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस तरह से रिपेल करेंगे एक दूसरे को, उससे शेप चेंज होगी, ये सब क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की जो शेप होगा वो डिपेंड करेगा कि उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब वैलेंस शेल में क्या हो सकता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं हमारे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते, वो ऐसे कैसे रह जाते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, एक तो बॉन्ड पेयर होगा, BP जहाँ पे भी लिखोगे मतलब बॉन्ड पेयर, नॉन बॉन्डेड पेयर हो जाएगा। दूसरा, जिसने बॉन्ड बना लिया वो बॉन्डेड पेयर, और जिसने बॉन्ड नहीं बनाया नॉन बॉन्डेड पेयर। और नॉन बॉन्डेड पेयर जो बॉन्ड्स नहीं बनाते, अकेले रह जाते हैं, जिनको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, लोन पेयर, ठीक है। तो नॉन बॉन्डेड पेयर बोलूँ या फिर लोन पेयर बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या होंगे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, इन दोनों को मिला के जो बनेगा वो वैलेंस शेल होगा। और इसके अकॉर्डिंग जो रिपल्शन होगी वो क्या होगी, शेप को डिसाइड करेगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, मैंने लिखा है ये स्टीरियोकेमिकली एक्टिव ओनली, ठीक है। स्टीरियोकेमिकली जो एक्टिव है वही लोन पेयर क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, वही क्या करेंगे, रिपेल करेंगे बॉन्डेड पेयर या फिर दूसरे लोन पेयर को या फिर डबल बॉन्ड को, सिर्फ वही लोन पेयर रिपेल करेंगे जो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव है, ठीक है। अब तुमने ये ऑर्डर अगर लिख लिया हो तो मैं समझाती हूँ, रब करती हूँ उसको, ठीक है। ये ऑर्डर लिख लेना अपना। अब इस चीज़ को समझने से पहले क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि रिपेल कैसे करते हैं मॉलिक्यूल्स, क्यों करेंगे रिपेल, ठीक है। तो अब एक चीज़ मान के चलो, एस ऑर्बिटल लेके चलते हैं। हमारा एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है ऐसे, ठीक है। मान लो ये एस ऑर्बिटल है, यहाँ पे बी मॉलिक्यूल है और ये ए मॉलिक्यूल का एस ऑर्बिटल है, ठीक है।
तो क्या ये एस ऑर्बिटल जितना इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है उतना ही इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा? नेगेटिव चार्ज है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये जिस डायरेक्शन में इतना रिपेल कर रहा है वही इतना करेगा, जितना इधर रिपेल कर रहा है उतना ही इधर करेगा, सारे डायरेक्शन में बराबर है। तो जितना ये एक दूसरे डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है वो सारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, और वो कोई जो ओवरऑल रिपल्शन है वो शो नहीं करेगा। ये क्या होगा, कोई रिपल्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। और ये क्या है, ये शेप किसकी होती है, प्योर एस ऑर्बिटल की होती है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे होती है, ये सब पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा से नहीं बता रही मैं। तो ये है प्योर एस ऑर्बिटल, तुम्हारा आया समझ, क्या है प्योर एस। इसी तरह से अगर मैं पी ऑर्बिटल को बनाऊँ तो पी ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा, दो लोब्स होंगी, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, दोनों के दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसको भी अगर मैं दो डायरेक्शन में देखती हूँ रिपल्शन को, तो ये हर एक डायरेक्शन में सेम रिपेल करेगा, जितना इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर रिपेल करेगी भाई, जितनी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके अपोजिट पे तो उतनी ही है ना, तो जितना इधर रिपेल करेगी उतना यहाँ पे कर देंगे। आया समझ, थोड़ा समझ आ रहा होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बराबर रिपेल कर रही है दोनों साइड्स में। तो ये है प्योर पी ऑर्बिटल तुम्हारा, ठीक है। प्योर एस ने भी कोई रिपल्शन शो नहीं की, प्योर पी ने भी कोई रिपल्शन शो नहीं की। लेकिन अब बात करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर तुम्हें याद हो शक्ल कैसी बनाई थी मैंने, एक छोटा सा लोब होगा और नीचे होगी बड़ी सी लोब, ठीक है। यही होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, एस प्लस पी का जब हाइब्रिड बनाते हैं तो ये क्या बनता है, ऐसा शेप का बनेगा, एस जहाँ से कंबाइन करेगा वहाँ पे बड़ी हो जाएगी और वैसे छोटी होगी। अब यहाँ पे देखो ए और ए, बी बी मान लो, ये है बी और बी, दो एटम्स है सेम डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिवली ये पॉजिटिव नेगेटिव मान लो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ पे ज़्यादा। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या थे, फेज थे, चार्ज नहीं थे, ध्यान रख लेना। तो ये क्या है, पॉजिटिव जो लोब है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहेंगे ना कि नेगेटिव वाले में। तो क्या ये रिपेल ज़्यादा नहीं करेगा इसको, इधर से ये ज़्यादा धक्का मारेगा इसको, ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे आसपास उनको ये ज़्यादा धक्का मारेगा। ये थोड़ा सा है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो थोड़ा सा धक्का मारेगा इसको। तो अब क्या होगा कि इसने इसको ज़्यादा धक्का दिया तो ये दोनों मुड़ जाएंगे। इसने क्या किया, रिपल्शन को शो किया है, ठीक है, समझ आया। ऊपर डेंसिटी कम है, नीचे ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा धक्का मारेगा इसको, वो मुड़ जाएंगे उधर। ये छोटे वाला ये रिपेल कर नहीं पाएगा इतना, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो रिपल्सन है ये किसने शो की है, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल ने, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब क्या है, स्टीरियो केमिकली एक्टिव कौन से होंगे, जो रिपल्शन को शो करेंगे, नेट रिपल्सन जिससे होगी वो क्या होंगे, स्टीरियो केमिकली एक्टिव। और जो कोई रिपल्शन शो नहीं करेंगे ओवरऑल, वो क्या हो जाएंगे, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो एस और पी ने कोई रिपल्शन शो नहीं किया तो ये क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव होंगे, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव। और यहाँ पे इसने रिपल्शन शो किया तो क्या हो गया, स्टीरियो केमिकली एक्टिव, ठीक है। तो जब भी हम रिपल्शन की बात करेंगे तो चेक करना है पहले क्या इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, इस लोन पेयर ने। कई बार क्या होता है, जैसे NH3 है वहाँ पे लोन पेयर, हाँ ये तो हाइब्रिड पार्टिसिपेट करके फिर लोन पेयर बनता है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, 4 ऑर्बिटल्स होंगे, ये लोन पेयर क्या है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड होने की वजह से क्या करेगा, रिपल्शन शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ दूसरा, जहाँ पे तुम्हारा स्टीरिंग नंबर ग्रेटर देन 7 हो जाता है, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, वहाँ पे क्या होता है, वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता और वो क्या करता है, कोई रिपल्शन शो नहीं करता, सारी डायरेक्शन में बराबर रहेगा। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, NH3 की जगह पे अगर मैं PH3 लेती हूँ तो ये भी क्या होता है, कोई हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता इसका लोन पेयर। ये भी क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फोरस पे जो ऑर्बिटल होगा, लोन पेयर होगा, वो क्या है, अनहाइब्रिड है, वो भी स्फेरिकल होगा, एस ऑर्बिटल है प्योर, तो वो कोई रिपल्शन शो नहीं करेगा। और यही इन्हीं को क्या बोल देते हैं, जब ये कोई रिपल्शन नहीं होगा उसी की वजह से क्या होता है, इनका एंगल कम हो जाता है, ठीक है। ये पूरा बाद में बताऊंगी, ड्रैगो मॉलिक्यूल्स वगैरह क्या होते हैं उसके बारे में। तो आई होप तुम्हें ये समझ आएगा कि जो भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में पढ़ेंगे उसमें जो लोन पेयर्स हैं वो रिपल्शन तभी शो करेंगे जब वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव हो, मतलब हाइब्रिड हो, ठीक है। और रिपल्शन क्यों होगी, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए। रिपल्शन कम होगी तो मॉलिक्यूल बैंड हो जाएगा या फिर कोई और शेप देख लेंगे जिसकी वजह से रिपल्शन कम हो। रिपल्शन कम करना ही मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए चाहिए हमें, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि जो मैंने ऑर्डर लिखा था, लाइक मैंने लिखा ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा रिपेल करेगा देन लोन पेयर से, ठीक है, और डबल बॉन्ड थोड़ा कम करेगा लोन पेयर से, और सिंगल बॉन्ड सबसे कम करेगा। या फिर हम जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है नॉन बॉन्ड पेयर लोन पेयर से, फिर बॉन्ड पेयर आती है, तो वो क्यों होती है, ठीक है। तो सामने मैंने कुछ बॉन्ड्स बनाए हैं, ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है,
दूसरा केस लिया है, ए के पास लोन पेयर है, तीसरा है मेरे पास ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, और चौथा है ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो जो लोन पेयर ज़्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, से वो भी इसी में कवर हो जाएगी। अगर आपसे बाई चांस थोड़े हाई लेवल का क्वेश्चन आता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड दे दिया आपको या डबल बॉन्ड दे दिया, उनमें कंपेयर भी कर सकोगे, ठीक है। अब एक बात देखो कि रिपेल कौन करेगा ज़्यादा, जब इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल जो एरिया है वो बड़ा हो, वो ज़्यादा एरिया में घूमेंगे तो ज़्यादा रिपेल करेंगे। दूसरा, उनके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स कम हो, मतलब उनको पकड़ के रखने वाला कम हो, लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, और साइज़ कम होने की वजह से क्या होगा, एक दूसरे जो और बगल वाले हमारे बॉन्डेड पेयर हैं या फिर कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड है उसको कम रिपेल करेगा। सिंपल सी बात है, समझ आ गया। दो इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा एरिया में फैले हुए तो ज़्यादा रिपेल करेंगे, उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कम है, न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट कर रहा है, तो भी वो ज़्यादा रिपेल करेंगे। अब यहाँ पे देखो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिंपल, तो इनको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँ तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में ही 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे देखो इसी तरह से ये वाला, इनमें देखो अगर मैं सिर्फ एक एटम को लेके चलूँ जो हमारा ए एटम है, अगर मैं उसकी बात करती हूँ सिर्फ, तो यहाँ पे क्या है, ए के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 3 इसके हो जाएंगे और 3 इसके हो जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड में। तो यहाँ पे ए के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे ए के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हैं, तो आधे आधे हो जाएंगे ना, बी के पास 2 और ए के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ए के पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज तो सेम होगा ना, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे पॉजिटिव चार्ज वो तो सेम होगा अगर एटम सेम है तो यहाँ पे देखो, मान लो इसके पास 3 प्रोटॉन्स है, तो ये 3 प्रोटॉन्स इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखेंगे। यहाँ पे 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखेंगे और अच्छे से पकड़ के रखेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे पास 3 प्रोटॉन है और 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे और इसकी वजह से रिपल्शन कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम पे, तो इनका न्यूक्लियस जो है वो अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा, ये फैल जाएंगे और इसकी वजह से इसका रिपल्शन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा ये अगल बगल वालों को रिपेल करेंगे। इसके बगल में कोई और बॉन्ड अगर मैं लगा दूँ सी मान लो, तो ये इसको बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा एरिया में फैली हुई है, तो ये रिपेल करेगा। आई बात समझ में। अब बात करते हैं इसकी, पहले ए और बी के बीच में 3 प्रोटॉन्स पे, ये अजम्पशन है कि इस पर 3 प्रोटॉन है, ठीक है, 3 प्रोटॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन है, बहुत आराम से पकड़ के रखेगा, खुद ही पकड़ के रख लेगा, दूसरों को रिपेल नहीं करने देगा, साइज छोटा हो जाएगा, तो इसकी रिपल्शन क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। तो इतना तो समझ आए, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होगी और सिंगल बॉन्ड की सबसे कम होगी, लास्ट में होगा वो। यहाँ पे बात आती है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होगा, इन दोनों में से किसकी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसको अगर मैं देखूँ तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 न्यूक्लियस से बाइंड है, 1 और 2, ठीक है, हालांकि डिवाइड कर दिया बट है तो 2 न्यूक्लियस के बीच में, और 2 न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, बाइंड होते हैं एक दूसरे से। दोनों एटम्स के बीच में बाउंडेशन होती है मान लो, ठीक है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, तो ये कम रिपेल करेंगे। यहाँ पे तो कोई और न्यूक्लियस तो है नहीं इसको अट्रैक्ट करके रखने के लिए, तो ये पूरा फैल जाता है। तो ये क्या है, लोन पेयर की ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी सी डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, फिर आएगा लोन पेयर, और फिर आएगा आपका डबल बॉन्ड, और फिर आएगा सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या बोल देते हैं, बॉन्डेड पेयर बोल देते हैं, एक बॉन्ड अगर बनाओ तो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें पता चल गया ट्रिपल, लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड, फिर बॉन्ड पेयर, याद कर लो इसको अच्छे से। अब यहीं पे देखो, लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा है बॉन्ड पेयर से, ठीक है, तो इसी से मैं लिख सकती हूँ कि लोन पेयर जो है ये भी ज़्यादा रिपेल करेगा, दूसरे वाला लोन पेयर भी ज़्यादा रिपेल करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगी। फिर एक बॉन्ड पेयर अगर मैं लगा दूँ तो ये ज़्यादा रिपेल करेगी, ये थोड़ा सा कम करेगा, और लास्ट में अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूँ तो वो तो बहुत ही कम करेंगे क्योंकि बॉन्डेड है, दोनों के दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन वाला सीन, ठीक है। आई होप ये ऑर्डर समझ आया होगा। ये समझ नहीं आया तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है, स्ट्रक्चर वगैरह बनाओगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और है, थोड़ा हाई लेवल का है बट फिर भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे जब तुम आगे मॉलिक्यूल्स बनाओगे तो इतना पढ़ लोगे ना, उसके बाद वो मॉलिक्यूल्स बहुत सिंपल हो जाएंगे, कुछ नहीं करना, फिर तुमने बस स्टेरिक नंबर निकालना है, लोन पेयर लगाने जहाँ पे लगा सकते हो वहाँ पे इनके अकॉर्डिंग। तो जब तुम स्टेरिक नंबर निकालोगे तो 4 तक तो ठीक है, सारी जो तुम्हारी पोजिशंस होती हैं वो बराबर होती है, टेट्राहेड्रल तक जाओगे तो बराबर हो जाएगा। बट जब तुम 5 पे आओगे और 6 पे आओगे तो वहाँ पे क्या होगा, और 7 पे आओगे, नेक्स्ट 7 का भी बताऊँगी, सिलेबस में है नहीं, आई थिंक इतना NCERT में भी गिवन नहीं है, बट 5-6 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है स्टेरिक नंबर 5,
तो वहाँ पे तुम्हारे पास क्या होंगे, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप है और वो ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है तुमने, ये कोई भी एटम है ए, बीच वाला एटम है, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम, जो बीच में वो सेंट्रल एटम, साइड में क्या है, सराउंडिंग एटम्स। इसके अकॉर्डिंग तुम्हें 5 ये बना दी तुमने कि 5 पोजीशन है तुम्हारे पास, और यहाँ पे तुम्हें एक लोन पेयर लगाना है, या फिर तुम्हें डबल बॉन्ड लगाना है या ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, बाकी सब क्या है, अलग है। तो तुम कहाँ पे लोन पेयर को रखोगे, कहाँ पे डबल बॉन्ड को रखोगे, वहाँ पे अगर तुमने 2 डबल बॉन्ड लगाने हैं, 2 लोन पेयर लगाने, तो कहाँ कहाँ लगाओगे, ऐसा तो नहीं करोगे यहाँ पे और यहाँ पे लगा दिया, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाने, यहाँ पे कहाँ लोन पेयर को तुम यहाँ पे भी रख सकते हो, अगर तुम्हारी मर्जी है तुम यहाँ पे रखो या फिर यहाँ पे रखो। अब ये क्या है, ये 3 पोजिशंस अलग है, ये ऐसे है, एक एटम बीच में ए है, एक बॉन्ड इधर बनाया तुमने, एक इधर बनाया और एक मेरी ये इस साइड बना दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, प्लेन बन गया, एक प्लेन में 3 बॉन्ड्स हैं, एक ऊपर की साइड बॉन्ड है और एक नीचे की साइड बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं तुम्हारे थोड़े लंबे होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हैं जिसको एक्सिस पे, तो इनको बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड। तो तुम लोन पेयर को एक्सियल पे रखोगे या फिर इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स है, यहाँ पे रखोगे, ठीक है। एक्सियल इक्विटोरियल इतना तुम्हें पता होगा, मैं मान के चल रही हूँ क्योंकि पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हो तुम, ठीक है। तो ये एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, इक्विटोरियल होते हैं, एक्सियल थोड़े लंबे होते हैं। लोन पेयर को यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, कुछ ग्रुप्स लिखे हैं मैंने, लाइक लोन पेयर हो गया, डबल बॉन्ड वाले आ गए, ट्रिपल बॉन्ड वाले आ गए। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाता है कहीं पे, कई बार क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन रखना पड़ जाता है तुम्हें, तो तुम कहाँ रखोगे, सिंगल बॉन्ड का तो तुम्हें पता है और लोन पेयर का पता होता है, बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे फिर दूसरा हमारे पास ग्रुप है फ्लोरीन CF3OR NF2 एंड CF3, ये यहाँ पे अटैच करना है तुमने सेंट्रल एटम, यहाँ पे अटैच करना है सेंट्रल एटम से OR लगाना है, CF3 लगाना है, तो वो इक्वेटोरियल पे जाएगा या फिर एक्सियल पे जाएगा। तो ये वाला जो ग्रुप है लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या बोलते हैं इनको, S फाइल्स का मतलब इसको चाहिए एस कैरेक्टर इनको चाहिए, जहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा जिस डायरेक्शन में, वहीं पे ये जाते हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन में एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा ये उसी डायरेक्शन में जाएंगे। और एस कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है तुम्हारा, थीटा, बॉन्ड एंगल पे। बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे उन बॉन्ड्स में एस कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। थीटा इंक्रीज, एस कैरेक्टर इंक्रीज। जैसे जैसे तुम बॉन्ड एंगल को बढ़ाओगे एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, वहाँ पे इनके आने का चांस बढ़ता जाएगा, ये वहीं पे स्टेबल होंगे, ठीक है। दूसरा है CF3 NF2 और ये वाली, ये क्या है, S नॉन फाइल्स, इनको नहीं चाहिए एस कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि एस जो ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज़्यादा, आगे पढ़ाऊंगी अगर कहीं पे आया तो एस कैरेक्टर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपनी को पकड़ के रखे, इसलिए तो बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पकड़ के रखेगा उसमें जो एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर ये इधर चले गई जहाँ पे एस कैरेक्टर पहले से ही ज़्यादा है तो इनको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। एक तरफ फ्लोरीन है मान लो और इधर है एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल चाहेगा इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आए और फ्लोरीन तो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये चाहेगा मेरी तरफ आए, तो इन दोनों के बीच में टेंशन बनी रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बट जाएंगे, बॉन्ड अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये जो ग्रुप है तुम्हारा फ्लोरीन CF3OR NF2, ये नहीं चाहते कि हम उस जगह पर जाए जहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये कहाँ जाएंगे, जहाँ पे एस कैरेक्टर कम है, बॉन्ड एंगल कम है, ठीक है। तो तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कहीं पे लोन पेयर आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उनको वहां पे पुट करना है जहाँ पे एंगल ज़्यादा है। आगे समझ, लोन पेयर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वहाँ जाएंगे जहाँ पे एंगल ज़्यादा है उन 2 पोजीशन के बीच में। अब यहाँ पे देखो एक प्लेन में होते हैं, तो प्लेन को 360 को 3 से डिवाइड करके इनके बीच का एंगल हो जाएगा तुम्हारा 120 डिग्री, इन तीनों बॉन्ड्स का, ठीक है, 120। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऐसे प्लेन के ऊपर मैंने ये बॉन्ड बनाया है, तो ये क्या 90 डिग्री नहीं बन रहा, ये बॉन्ड है मान लो, एक तीनों में से ये देखो, एक मेरे हाथ वाला बॉन्ड है, एक इस उंगली का, एक इस उंगली का, ठीक है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ। तो क्या ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है, इसके परपेंडिकुलर ही तो है ना, तो ये वाला जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है और ये 120 है, तो लोन पेयर को कहाँ पे बिठाऊँ मैं, लोन पेयर को वहाँ पे रखना है जहाँ पे एंगल ज़्यादा है। एंगल ज़्यादा कहाँ पे है, इन इक्विटोरियल बॉन्ड्स पे। तो जब भी तुम्हारा स्टेरिक नंबर 5 होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कहाँ पे जाएंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे, ठीक है, इन पे जाएंगे जहाँ पे एंगल ज़्यादा है ना कि कम है। एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, एक बॉन्ड को कॉमन मान लो तुम, ये बॉन्ड मान लिया मैंने, तो इसके इक्विटोरियल वाला एंगल देख लो और एक्सियल वाला एंगल देख लो, ठीक है, समझ आ गया, ये करना है। इस पे बात करते हैं, तो ये क्या है 90 डिग्री हो जाएगा दोनों का, सारों का 90 डिग्री है। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, ये भी 90 डिग्री है एक दूसरे पे और ये भी। तो पहला लोन पेयर तुम कहीं भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे बराबर है तो, ठीक है। तो पहला लोन पेयर अगर तुमने यहाँ पे रखा है तो दूसरा तुम इसके अपोजिट रखो,
इससे दूर रखो, जितना दूर हो उसके उतना दूर रखो। क्यों? ताकि एक दूसरे को रिपेल ना कर पाए। तो पहला यहाँ पे रखा है, दूसरा तुम यहाँ पे रखोगे, ठीक है। तीसरा कहीं पे भी इधर उधर रखोगे, बराबर ही रिपल्शन होगा इनके बीच में। ऐसे प्लेन में बॉन्ड्स है, इधर लोन पेयर इधर लोन पेयर, तो ये इधर इधर भी बराबर रिपेल करेंगे और ऊपर वाले से भी बराबर करेंगे, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर 6 तो सही है। अब बात करते हैं स्टेरिक नंबर 7 पे आते हैं। 1 मिनट में बना देती हूँ। अभी ये मैंने बना दिया स्टेरिक नंबर 7 का, ठीक है। मतलब 7 तुम्हें बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं। ए है, ये 5 बॉन्ड्स प्लेन में होते हैं और 2 ऊपर और नीचे होंगे। क्या हो गया? ये पेंटागन तो है और बाई पिरामिड बन रहा है, 2 पिरामिड्स बन जाएंगे। ऊपर से ऐसे ऐसे मैच करोगे इनको तो बाई पिरामिड, पेंटागन और बाई पिरामिड। अब यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें फिर से एंगल देखना है इन दो ही केसेस में, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और ये मोस्टली केसेस में क्या दे देंगे तुम्हें, लोन पेयर दे देंगे और फ्लोरीन को पूछ लेंगे, ठीक है। एक बात और, यहाँ पे जो है तुम्हें दिख रहा होगा फ्लोरीन, तो तुम्हें लगेगा फ्लोरीन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी आ जाएगा यहीं पे। ये भी नॉन एस फाइल्स होंगे। नहीं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन नॉन एस फाइल्स नहीं है, ये इसी तरह से आएंगे जो लोन पेयर है तुम्हारे उसी की तरफ, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में तुम लोन पेयर और फ्लोरीन मिलेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा CF3 दे देते हैं और तुम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो CF3 को कहाँ रखें, उल्टा रख दोगे, तुम ये देखने लग जाओगे कि बल्क साइज है या फिर जो भी है। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर 7 है। एंगल फिर से निकालना है तो पेंटागोनल, तो 5 तो प्लेन में बना होगा, ये 5 बॉन्ड्स, तो एक ऊपर और एक नीचे, ये एक्सियल बॉन्ड है और ये फिर से इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो ये एक्सियल, तो अगर मैं इस बॉन्ड को बेसिस मान के चलती हूँ फिर से, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? फिर से 90 डिग्री होगा। ये तो हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, ठीक है। लिखने की जरूरत है नहीं ये एंगल। अब इसको फाइंड आउट करना है तुमने, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। तो 360 को तुम 5 से डिवाइड करोगे, पूरा 360 है और 5 हिस्सों में डिवाइड किया, तो क्या बच जाएगा तुम्हारे पास? 360 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया तुम्हारे पास 72, ठीक है। तो ये एंगल आ गया तुम्हारे पास 72 डिग्री। अब डिसाइड करो कि तुम लोन पेयर को कहाँ रखोगे। लोन पेयर कहाँ जाएगा? जहाँ पे एंगल ज़्यादा होगा। एंगल ज़्यादा कहाँ पे है? ये 90 वाला ज़्यादा है ना इसके कंपेरिजन में, तो यहाँ पे लोन पेयर जाएगा एक्सियल पोजिशंस पे। स्टेरिक नंबर 7 में लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ जाएगा? एक्सियल पे, ध्यान रख लोगे। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को तुम इक्वेटोरियल पे पुट करोगे अगर चॉइस मिले तो, ठीक है। ये सारे बेसिक्स हैं, ये क्लियर होंगे तभी तुम स्ट्रक्चर बना पाओगे। स्ट्रक्चर बनाना अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखोगे तो। ट्रिपल स्टेरिक नंबर 5 जो होगा उसमें क्या होगा, इक्वेटोरियल पे तुम लोन पेयर रखोगे, ठीक है। इक्वेटोरियल पर लोन पेयर रखोगे। सबसे अच्छा है तुम CF3 को याद रख लो, CLF3 को याद रख लो। टी शेप्ड होता है और ये टी शेप कब बनेगा? जब तुम लोन पेयर को यहीं पे रखो, इन दोनों को। इसी तरह से 6 अगर है तो वहाँ पे तो अपोजिट डायरेक्शन में लिखने, 2 लोन पेयर आगे तो एक आए तो उसको तो कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है। 2 आएंगे तो अपोजिट रखना है, डबल बॉन्ड भी आगे तो दोनों डबल बॉन्ड्स को अपोजिट रखना है। स्टेरिक नंबर 7 में क्या करना है, एक्सियल पे तुम्हें लोन पेयर्स को रखना है, डबल बॉन्ड्स को रखना है, ट्रिपल बॉन्ड को रखना है। फ्लोरीन आएगा इधर रखोगे, CF3 आएगा इन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पे रखोगे। क्लियर है इतनी सी बात। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो बार बार पूछ लेते हैं, लाइक कई बार हमें देते हैं PCl5, ठीक है। अब पूछ लेंगे इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। ऐसे तो हमें सबका पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा इन्वॉल्व है, टेट्राहेड्रल में कौन सा है। एक टेबल बना के लिख दूंगी, वो तुम्हें याद कर लेना। बट PCl5 स्पेशल है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है क्योंकि, तो इसमें देखो एक तो ये प्लेन बन रहा है तुम्हारा और एक ये एंगल परपेंडिकुलर है। तो ये किस किस से मिलकर बना है? S, PX, PY ऑर्बिटल से ये प्लेन बना है। PZ और DZ से क्या बना है? ये एक्सियल बॉन्ड्स बने, ठीक है। क्यों? क्योंकि Z क्या है, एक एक्सियल डायरेक्शन है, तो 2 ऑर्बिटल्स तुम्हें Z डायरेक्शन में चाहिए, 2 एक्सियल बनाने के लिए, और 3 तुम्हें सेम प्लेन वाले किस में चाहिए होंगे? प्लेन के लिए। तो ये क्या हो गया? S, PX, PY, तो मिलके ये इक्वेटोरियल बना लेंगे। और यहाँ पे PZ और DZ स्क्वायर ये क्या हो जाएंगे? तुम्हारे एक्सियल बॉन्ड्स हो जाएंगे। और ये दोनों मिलके जब आएंगे, अब देखो इनको अगर मैं ओवरलैप करवाती हूँ, सोच के देखो, अगर sp3 होगा sp2, तो वो क्या होते हैं? प्लेन में होते हैं, ऐसे प्लेनर बना देंगे। उसके बाद आएगा PZ और DZ स्क्वायर, इनका कॉम्बिनेशन ऐसे होगा। इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो ये 3 प्लेन और ये 180, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, PZ DZ स्क्वायर। और इन Z ऑर्बिटल्स की वजह से क्या होता है, ये थोड़ा लंबा भी होता है। एक्सियल बॉन्ड क्या होता है, थोड़े लंबे होते हैं एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इनके बीच में थोड़ा रिपल्शन भी होता है ज़्यादा। 90 डिग्री अगर है इनके बीच में, देखो एक तो एंगल 90 डिग्री, एक 120 है बॉन्ड पेयर्स के बीच में। बॉन्डेड अगर है, चारों तरफ क्लोरीन क्लोरीन लगे इनके, पाँचों के पाँचों क्लोरीन, तो अगर 90 डिग्री पे क्लोरीन क्लोरीन वो ज़्यादा रिपेल करेंगे, तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है। एक्सियल बॉन्ड है, थोड़ा लंबा हो जाएगा रिपल्शन कम करने के लिए। लेकिन जो इक्वेटोरियल वो तो पहले 120 डिग्री पे, वो इतना रिपेल नहीं करते हैं,
ठीक है। तो आई होप इनमें से समझ आया होगा आपको सबको। इसकी स्टेटमेंट बना के बहुत पूछते हैं क्वेश्चन को कि एक्सियल लंबे होते हैं, इक्वेटोरियल छोटे होते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो तुम्हें पता होना चाहिए, हाँ एक्सियल लंबा होगा, इक्वेटोरियल छोटा होगा। अब मेनली रहता है तुम्हारा, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ही, जैसे H2 है, NH3 है, ये मैं अभी पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, ठीक है। लास्ट क्लास में भी समझाया था, वो नहीं देखी तो पहले वही देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं तुम्हारे पास, 0 लोन पेयर होंगे, जिसमें इधर लिखे हुए हैं जिसमें लोन पेयर्स होंगे, मतलब ये एक ही एग्जाम्पल है, उसके बाद और भी करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे है, स्टेरिक नंबर निकालना आता है तुम्हें? स्टेरिक नंबर अगर नहीं निकालना आता है तो दिक्कत है। लास्ट क्लास में समझाया था, स्टेरिक नंबर निकाल के ही हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं ज्योमेट्री को, और फिर मॉलिक्यूल्स को रखते हैं, फिर शेप निकलती है, ठीक है। तो पहले उसको जाके देखो, स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं तुम्हारे वो, प्लस मोनोवैलेंट कितने एटम्स एडिड हैं, माइनस अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, प्लस अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, उतना ही ऐड करके उनका हाफ कर देंगे, तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जितना अगर तुम्हारा स्टेरिक नंबर है, उतने ही मोनोवैलेंट एटम्स, या फिर आपने एटम्स लगा दिए चारों तरफ, तो कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। अगर कोई लोन पेयर नहीं बचा तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी, कोई रिपल्शन करने वाला ही नहीं है तो रेगुलर हो जाएगी। 2 एटम्स अगर हैं सिर्फ, तो उनको तो सिर्फ लीनियर में ही अरेंज कर सकते हो ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है, 2 ही एटम्स है, लीनियर ही होगा वो। 3 एटम होंगे तुम्हारे पास ऐसे, तो उसको भी अगर कोई रिपल्शन नहीं है तो उसको लीनियर ही शो करेंगे, ठीक है। 4 अगर आ गए तुम्हारे पास, 3 बॉन्ड्स अगर आ गए, अगर मैं बात करूँ 3 बॉन्ड्स, तो वो हो जाएंगे 120 पे, उसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। 4 आ गए तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, 5 हो गए तो 5 हो गए तो स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है, और पेंटागोनल बाईपिरामिड, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो सकता है, TBP जिसको बोलते हैं, ठीक है। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, इसको ही लेते हैं TBP, ठीक है। ज़्यादा स्टेबल होता है, किसी किसी केस में क्या होता है स्क्वायर पिरामिडल स्टेबल होता है, वो तुम्हें नहीं पढ़ना, बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। 6 हो गए तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, 7 हो गए तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल हो जाएगा। ये ज्योमेट्री में करवा चुके हैं, सिर्फ स्टेरिक नंबर निकालना है तुम्हें, अगर वो उसके बराबर आ जाता है जितने मोनोवैलेंट एटम्स थे, तो ये रेगुलर वाली ज्योमेट्री इसमें बोल देनी है, सिंपल। अब बात दिक्कत आएगी तुम्हें लोन पेयर जब आएगा, उसी के लिए हमने क्या किया है, पूरी बस पर थ्योरी पढ़ी है आज की, ये सारे मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, एक बार 5 मिनट में रिवाइज करवा देती हूँ। इसमें क्या होगा, शेप और ज्योमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं होगा, पहले भी बताया था। ज्योमेट्री क्या होता है, उसमें लोन पेयर को काउंट करते हैं, शेप में काउंट नहीं करते। शेप क्या होती है, तुम्हें दिखाई देगी तो लोन पेयर दिखाई नहीं देते, ऐसे याद करोगे तुम उनको। तो शेप और ज्योमेट्री वैसे अलग होता है, बट ये रेगुलर है, कोई लोन पेयर ही नहीं है, तो कोई शेप और ज्योमेट्री का डिफरेंस नहीं होगा, दोनों रेगुलर होंगे। इसमें आता है BF4 CH4 BF2 BF3 HgCl2। ध्यान रखना है HgCl2 क्या होता है, लीनियर होता है, और इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता है। NH4 पॉजिटिव PF5 SF6, ये जितने भी हैं इनमें कोई लोन पेयर तुम्हें नहीं मिलेगा, रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। देखो PF5 है, तुम स्टेरिक नंबर निकालो इसका, तो ये 5 ही आएगा, ठीक है। 5 आ गया तो, और 5 ही फ्लोरीन है, चारों तरफ ऐड हो जाएंगे पाँचों तरफ, तो वो सिंपल TBP बन जाएगा। SF6 में 6 हो जाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अब ये खुद से निकाल के देखो, मैं बार नहीं करवाऊंगी, मैंने लास्ट क्लास में पूरा एक ही करवाया है इनको। C2H6 C2H4 C2H2 बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनकी एक एनिमेटेड वीडियो मैं बना चुकी हूँ स्पेशल सिर्फ इन तीनों मॉलिक्यूल्स के लिए। कैसे PB ओवरलैप करके पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, Z वाले ओवरलैप करेंगे तो पाई बनेगा, या फिर X वाले करेंगे, ये सब मैं बता चुकी हूँ। इनमें जो पूछेंगे वो क्या होगा तुम्हारे पास। अब अगर मैंने C2H6 को लिखना है तो ये हो जाएगा CH3 CH3, ठीक है, सिंपल। C2H4 क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C होगा उनके बीच में, H2 और H2। C2H2 अगर लिखना है तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड CHH, ठीक है। इनमें पूछेंगे क्या तुमसे कि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बता दो, या फिर कौन सी सबसे ज़्यादा होगी। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं ना, उनको तोड़ने में तुम्हें उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी ज़्यादा, ऐसे मान के चलो। वरना क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होती है, उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसके एक बॉन्ड को तोड़ने में तुम्हें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी देन इसके। तो ये बॉन्ड सबसे लंबा होता है तुम्हारा, फिर ये आता है, और फिर ये, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूँ, बॉन्ड लेंथ, इनको हटा देती हूँ, बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी, और फिर इसकी, ठीक है, आ गया समझ। लेकिन अगर मैंने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल दिया, एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, तो सबसे ज़्यादा इसको देनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ है, आराम से अट्रैक्टेड रहेंगे न्यूक्लियस के बीच में, तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा C ट्रिपल बॉन्ड C की होगी, कहीं पे भी दिखेगा। दूसरा पूछते हैं कि बॉन्ड एंगल क्या होगा, ठीक है, ये मैं रब कर रही हूँ यहाँ पे। तो बॉन्ड एंगल अगर तुम देखोगे, क्या पूछते हैं, कार्बन
और ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे होंगे, तो ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो जब तुम निकालोगे इसको तो ये तुम्हारा निकलेगा sp3 हाइब्रिड। sp3 हाइब्रिड का क्या हो जाएगा तुम्हारा बॉन्ड एंगल 109 जो नॉर्मल होता है वही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने बना दिया ये, तो अब मैंने हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिंपल बताया था उसी वीडियो में एनिमेटेड में कि सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हो 1 2 और 3, ठीक है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गए तो वो पाई बॉन्ड्स हो जाते हैं, तो उसमें एक ही सिग्मा होगा, तो 3 सिग्मा है, तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिड। 2 + 1 3 हो गया ना, sp2 हाइब्रिड। sp2 हाइब्रिड में क्या होगा तुम्हारे पास, ये मान के चलो ये ऐसे ट्राइंगुलर में ही तुमने कट कर दिया, इस डबल को नहीं सिंगल मान के चलो, ठीक है। तो ट्राइंगल में कट किया तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और इसी तरह से अगर मैंने ये लिखा सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो इनके बीच में जो एंगल आएगा वो कितना हो गया 180 हो गया, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल पूछ रहे थे, बॉन्ड डिसोसिएशन पूछ रहे थे, बॉन्ड लेंथ पूछ लेते हैं कभी कभी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी यही ऑर्डर है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सी डबल बॉन्ड सी, और फिर सिंगल वाला, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स से ध्यान रख लेना। मॉलिक्यूल्स जो इधर वाले थे उनके स्ट्रक्चर खुद से बना के देखो, अगर तुम वीडियोज़ को फॉलो करो तो आराम से हो जाएगा वो। अब बात करते हैं विद लोन पेयर की। इनमें वही करना है कि कौन सा रिपल्शन ज़्यादा शो करेगा, कहाँ पे शो करेगा, और लोन पेयर को पुट कहाँ करना है, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। NH3 को अगर मैं लेके चलती हूँ NH3, तो एक तो डायरेक्टली मैं क्या बोल दूँ स्टेरिक नंबर निकाल लूँ, उसमें क्या हो जाएगा तुम्हारे पास हाफ ऑफ नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, मोनोवैलेंट कितने एटम्स एडिड है, हाइड्रोजन है ना मोनोवैलेंट, तो ये 3 है, तो यहाँ पे आके 3, 5 + 3 8/2 कितना आ गया तुम्हारे पास 4, और ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तुम्हारी sp3, ठीक है। तो नाइट्रोजन के चारों तरफ क्या बनाओगे तुम, टेट्राहेड्रल बनाओगे ऐसे 4 बॉन्ड्स। इन 4 बॉन्ड्स को 3 को तो तुमने हाइड्रोजन से ओवरलैप करवा दिया s ऑर्बिटल से, ये क्या बच गया तुम्हारे पास खाली पड़े। ये खाली क्या होता है तुम्हारे पास लोन पेयर होता है एक, आए समझ। एक तो तुम ऐसे डिसाइड कर सकते हो, दूसरा है कि तुम नाइट्रोजन की वो लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p3, ठीक है। यहाँ पे अंदर वाले का तो कोई रोल ही नहीं होता ना, वैलेंस शेल को ही काउंट करते हैं बॉन्डिंग में जब भी देखेंगे, तो हमारे पास आ गया 2s2 2p3 1 2 3, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे s ऑर्बिटल्स के 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए 3। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोला था मैंने कि ये मिक्स करते हैं, अलग अलग जो भी हमारे ऑर्बिटल्स होंगे वो मिक्स करके सेम एनर्जी के बन जाएंगे। s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है p से, बट ये क्या करेंगे मिक्स करेंगे इनको। अगर वैसे भी रिप्रेजेंट करूँ एनर्जी वाइज तो ये ऐसे होगा, p की एनर्जी क्या है थोड़ी सी ज़्यादा है, ये p ऑर्बिटल्स हैं और ये s है, तो ये सारे आपस में मिक्स करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, सारे ऑर्बिटल्स एक से बन के निकलेंगे। और वो कौन से ऑर्बिटल्स निकलेंगे इनकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी और इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो इन टोटल मैंने कितने ऑर्बिटल्स डाले हैं 1 2 3 4, तो मेरे पास बनेंगे भी कितने 4, और चारों की चारों क्या होंगे sp3 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 नाम दूंगी उसको, और ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास, ठीक है। अब ये जो खाली पड़ा है इनके साथ तो हाइड्रोजन आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके पेयरिंग करवा देगा, दूसरा हाइड्रोजन आया पेयरिंग कर दी, तीसरा आया पेयरिंग करवा दिया। लेकिन यहाँ पे ये क्या पड़ा हुआ है तुम्हारे पास खाली है, मेरे पास कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो इसको क्या बोल देंगे लोन पेयर। और क्या ये लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा ये बताओ। अब देखो इसने हाइब्रिडाइजेशन में तो पार्टिसिपेट किया है ना, बॉन्ड रिंग बनाया वो पता लगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में इसने पार्टिसिपेट किया है, तो ये क्या करेगा रिपल्शन शो करेगा, और ये स्टीरियोकेमिकली क्या है एक्टिव है, ठीक है। एक्टिव है तो क्या करेगा ये रिपेल करेगा। अब देखो नॉर्मल अगर मैं बनाती और टेट्राहेड्रल तो वो क्या हो जाता है ऐसे बन जाता, ठीक है। ये बन गया मेरा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल समझ आता है ना, जैसे जिस रूम में बैठे हो उसमें एक छोड़ एक जो कोना है तुम्हारे पास, इस कोने को पकड़ लो नीचे वाले को छोड़ दो, इसको ले लो उस वाले को छोड़ दो, ऐसे तुम्हें एटम्स अरेंज करने हैं, तो 8 कोने 4 अरेंज कर दोगे तो वो क्या होगा सिमेट्रिकल होगा चारों तरफ से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे मैंने कर दिया हाइड्रोजन 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 ओवरलैप करके बना दिया, यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास ये लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या करेगा रिपेल करूंगा मैं, तो लोन पेयर क्या करेगा बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, इधर से धक्का मारेगा इधर से धक्का मारेगा, और इस वाले को ये तुम्हें लग रहा है कि दूर है, ये ऐसे ना ऐसे है, ठीक है दिख रहा है तुम्हें, ये ऐसे हो जाएंगे फिर पिरामिड बन जाएगा ऐसे। तो इसको क्या बोल देंगे ये धक्का मार के क्या करेगा, आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था 109 डिग्री, बट इसने पुश करके इनको भी धक्का मारेगा और फिर क्या बना देगा ऐसे इनको पास ले आएगा और खुद यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी तुम्हारी पिरामिड शेप बन जाएगा। एक पिरामिड नहीं होता जो प्रिज्म होता है हमारा, देखा होगा तुमने, थोड़ा एक्सपेरिमेंट वगैरह किया होगा था फिजिक्स में, प्रिज्म शेप में बन जाएगा। तो ये क्या बन गया तुम्हारा एक पिरामिडल बन गया। तो NH3 की शेप क्या हो गई, रिपल्शन की वजह से एंगल कम हो गया है, बॉन्ड पेयर जो है उनके बीच में एंगल कम हो गया है, तो रिपल्शन
बॉन्ड एंगल कम होकर कितना हो जाता है NH3 का, अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाता है 107 डिग्री। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं 107 होगा, 109 होगा, 104 होगा, ठीक है। तो NH3 का हो जाएगा तुम्हारा 107 डिग्री। एक बात और, अगर तुम्हें बॉन्ड एंगल पूछा है तो ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि ये वाला बॉन्ड ही पूछा है। अगर बॉन्ड एंगल बोला है तो सीधी सी बात है ये वाला ही एंगल है, क्योंकि लोन पेयर तो तुम्हें पता ही नहीं है ना, कैसे उनके बीच में एंगल निकाल लोगे। लोन पेयर दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें, तो उनके बीच में एंगल का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो अगर ये चतुर बन के ये मत करता ना, ये वाला बॉन्ड एंगल निकाल दिया हमने, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली बोला है, हाइपोथेटिकली तुम मान के चलो कि लोन पेयर का और इसका एंगल निकाल सकते हो तुम ये वाला, तो तुम्हें ये काउंट करना है। वरना अगर तुम्हें गिवन है तो सिर्फ ये वाले एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो जैसा अब NH3 का स्ट्रक्चर हमने बनाया, तो नाइट्रोजन तो कॉमन रखूँगी, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, फ्लोरीन भी देख सकते हो उसके जगह। तो NH3 का भी सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी तरह PCl3 का हो जाएगा, PF3 का हो जाएगा, और H3O पॉजिटिव का भी सेम होगा। स्टेरिक नंबर इसका निकाल के देख लो। ऑक्सीजन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाफ करना है उसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस तुम्हारे पास कितने मोनोवैलेंट एटम्स है 3, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज भी, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करना पड़ता है -6 + 3 - 1 वही 8/2 = 4, और sp3 हाइब्रिड हो गया ये। sp3 4 बॉन्ड है, 3 बॉन्डेड हो जाएंगे और एक लोन पेयर फिर से बचेगा, और फिर से क्या कर देगा, उसकी पिरामिडल शेप दे देगा। तो ट्राइगोनल पिरामिडल इनके स्ट्रक्चर हो जाएगा, इनकी शेप हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैंने पूछा ज्योमेट्री क्या होगी, तो टेट्राहेड्रल होगी। ज्योमेट्री और शेप में ये डिफरेंस है, लोन पेयर को काउंट करके चलोगे तो ज्योमेट्री वरना शेप। अब मेन बात आती है तुम्हें यहाँ पे NH3 PH3 ASH3, ये 90 डिग्री हो जाता है, 90.5 90, और इसका एंगल मैंने बताया अभी 103, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया होगा। अब NH3 के जैसे ही PH3 होना चाहिए था, वैसा ही ASH3 होना चाहिए था, वैसे ही बिस्मिथ H3 होना चाहिए था। तो उनके बीच का एंगल भी कितना होना चाहिए था, 107, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे देखो, हमने नाइट्रोजन का क्या लिया था, हमने लोन पेयर ये लिया था, सॉरी S ऑर्बिटल और ये भी, और हमने इनकी मिक्सिंग करवा दी थी, हाइब्रिडाइजेशन करवा दी थी। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो एनर्जी गैप है वो कम है, तो ये क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। एनर्जी गैप कम होगी तभी तो एक दूसरे के पास आके मिक्स करके बना देंगे। लेकिन जब मैं बात करती हूँ फॉस्फोरस की PH3, इसमें क्या होता है बहुत डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगी, बट सेंट्रल एटम और साइड वाले एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो क्या करते हैं, वो इन दोनों को पास में ला देते हैं। ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनको पास में ला देंगे, एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा। लेकिन अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना नहीं है तो क्या करेंगे, ये दूर दूर रहेंगे, ठीक है। दूर दूर रहेंगे तो ऑर्बिटल मिक्स नहीं कर पाएंगे, और मिक्स नहीं कर पाएंगे तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, ड्रैगो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। उनमें क्या होता है, ये वाला जो तुम्हारा सेंट्रल एटम है ड्रैगो, अगर मैं बात करूँ पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी सिर्फ इस मॉलिक्यूल्स पे। इसमें क्या है, एक जो सेंट्रल एटम है वो थर्ड पीरियड का हो या फिर उससे आगे का हो, थर्ड का हो, फोर्थ का हो, फिफ्थ का हो, ठीक है। और साइड एटम जो होता है, साइड में जो लगाओ वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही पूछते हैं और कुछ पूछते नहीं है, तो हाइड्रोजन ध्यान रखना। थर्ड पीरियड से या उससे आगे वाले पीरियड का एलिमेंट हो सेंट्रल एटम, या उसके बगल में हाइड्रोजन लगी हो, तो क्या होगा, तुम्हारी ये मिक्सिंग नहीं होगी। मिक्सिंग नहीं होगी तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी तो तुम्हारा जो है एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा। देखो 90 के आसपास बन रहा है, ठीक है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज तो हो रहा है एंगल, बट ये 107, 92, 90, 90 के आसपास, ठीक है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे ये खाली ऑर्बिटल्स पड़े, यहाँ पे आके हाइड्रोजन लग जाएंगे। PH3 है ना, तो 3 हाइड्रोजन तो लग गए यहाँ पे, तो ये बॉन्ड्स तो बन गए। तो P और PP, प्योर P ऑर्बिटल्स ने मिलके क्या बनाया, तुम्हारा बॉन्डिंग बनाई है, ठीक है। और सारे के सारे P ऑर्बिटल्स किस एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, PH3 का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला क्या, इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव हो गया, रिपेल नहीं करेगा, तो एंगल उतना ही रह जाएगा। 91 पॉइंट कुछ होता है, ये 92 लिखने मैंने, 91 ही मान के चलो, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत मिक्सिंग फिर भी हो सकती है, बट नीचे जैसे जाते जाओगे कोई मिक्सिंग नहीं होगी, तो प्योर 90 डिग्री हो जाएगा तुम्हारे पास। समझ आ गया? अगर इनके बीच का गैप कम हो जाता तो मिक्सिंग हो जाएगी और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, तो ये NH3 वाला केस बनेगा। बट
सेंट्रल एटम अगर थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले पीरियड्स में जा रहा है और बगल में हाइड्रोजन लगा है तो कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी यहाँ पे, और ये अनहाइब्रिड रहेगा, इनएक्टिव हो जाएगा और इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी ये हाइड्रोजन से। तो ये 90 डिग्री पे ऑलरेडी है, वही बॉन्ड बना लेंगे ऐसे ऐसे जो है, कहीं पे आके हाइड्रोजन लग जाएगी इन पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, इसको ध्यान रखना। अब देखो pH3 का 90 डिग्री बना दिया मैंने 91, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, ये नहीं मिक्स कर पा रहे थे। लेकिन अगर मैंने पीएच की जगह एफ से रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए या फिर हाइड्रोजन, ध्यान रखना सिर्फ। फ्लोरीन क्या है, इनको मिक्स करवा देगा, कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा ऑर्बिटल्स को और फिर वो मिक्सिंग हो जाएगी। मिक्सिंग होते ही क्या होगा, ये फिर से वही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, NH3 वाला केस हो जाएगा। और फिर से क्या बनेगा, ये जैसे मैंने लिखा भी है वहाँ पे PF3 एग्जाम्पल, ट्राइगोनल पिरामिडल लोन पेयर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ये ड्रैगो का चल ही रहा है तो बता देती हूँ। अब ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इनको ड्रैगो बोलोगे, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, एंगल कम होता है। दूसरा, अगर मैं इसका केस लूँ तो ऑक्सीजन से नीचे वाले जो होंगे तुम्हारे पास, सेलेनियम, सल्फर, सल्फर सेलेनियम टेलोनियम, ठीक है, H2S, H2 सेलेनियम, H2 टेलोनियम, ये भी क्या होंगे, इनमें भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम क्या होगा, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड हो गया, बगल में हाइड्रोजन लगी। सिर्फ यही ध्यान रखना है तुमने, PH3, ASH3, BiH3, H2S, SC, H2, S2 टेलोनियम, इनके बीच में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। ये सारे ड्रैगो मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके एंगल्स भी लगभग 90 डिग्री ही होंगे इनके सारों के। ठीक है, ध्यान रख लोगे इनको। और कभी भी तुम्हें बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए बोले तो जो भी तुम्हें इनमें से कोई भी दिख गया उनको उठा के सबसे नीचे रख दो, उनका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनमें से कोई भी अगर आपको मॉलिक्यूल मिलता है तो उनका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, उनको सबसे पीछे रख दो, बाद में बाकी के जो भी उनको कंपेयर करते रहो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं कि लास्ट में तुम PH3 दिख गया, सही है वो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट करते हैं हम H2O से। जो ये लिखे हैं मैंने H2O, SO2, OF2, NH2 नेगेटिव, HCl2, सारे के सारे किस शेप के होंगे, V शेप और बेंट बोल सकते हैं इनको। V शेप या बेंट एक ही बात होती है, V ऐसे ही होता है ना, V ऐसे बनाते हैं V, और इसी को क्या बोलते हैं, बैंड है ना, ये बेंट। ठीक है, तो अब इसमें वही दोनों तरीके से कर सकते हैं हम। एक तो स्टेरिक नंबर निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 2 हाइड्रोजन ऐड है तो कितना हो गया हमारे पास, 8 आ गए, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज है। तो फिर से वही 4 एंगल्स मैंने बना दी बराबर टेट्राहेड्रल, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है मेरे पास। ठीक है, एक सेकेंड, हाइड्रोजन 2 है तो दो ऐड हो गई, बचा गया क्या मेरे पास, लोन पेयर्स। ये क्या है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या करेंगे, एक दूसरे को तो रिपेल करेंगे, तो इधर तो फैलेंगे, साथ में इनको भी क्या करेंगे, धक्का मारेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ये 4 ही है ना बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड है ज्योमेट्रिक टेट्राहेड्रल, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, और कम होकर कितना हो जाएगा, 104 डिग्री। ठीक है, और ये लोन पेयर यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो ये धक्का मारने की वजह से 109 से कितना हो गया, 104.5 बोल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से तुम SO2 को निकालोगे तो SO2 सेम है, यहाँ पे SO2 को तुम वैसे डिनोट कर देना, ऐसे होता है SO2। ठीक है, OF2 को निकालोगे, ये तो डिट्टो सेम ही हो गया, OH2 हो जाए या फिर OF2, NH2 नेगेटिव भी, और HCl2 भी क्या होगा तुम्हारे पास, ऐसे बैंड शेप में होगा, इसके पास 2 लोन पेयर होंगे। सल्फर वाले में क्या करना है, तुमने 6 इलेक्ट्रॉन्स लेविस स्ट्रक्चर से बनाने हैं। ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर से बनाओगे ईजी हो जाएगा। यहाँ पे ये Cl 1 2 3 4 5 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करके फिर ये लोन पेयर बच गए, ये रिपेल करेंगे। ठीक है, तो SO2 और HCl2 भी क्या हो जाएंगे, बैंड हो जाएंगे। और H2OH के नीचे वाला जो ग्रुप होगा, नीचे वाले जो पीरियड्स होंगे, H2 SC, H2 टेलोनियम, H2S, वो क्या हो जाएंगे, अनहाइब्रिड रहेंगे, उनमें स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होगा और ड्रैगो कंपाउंड्स हैं, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो H2O का 104 है, लेकिन H2S का अगर तुम निकालने लगो तो ये मत सोचना सेम टू सेम, इसको ध्यान रखना, ये ड्रैगो है, इसका एंगल लगभग 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब बात करते हैं SF4 की। सिमिलर SF4 का अगर मैं स्टेरिक नंबर निकालूं, इसकी H2 होगा ना, एक बार वो तुम खुद से बना के देखना है। S ऑर्बिटल ये है और P ऑर्बिटल्स यहाँ पे है इसके, तो इनको मिक्स करके ऑर्बिटल बनाओ, फिर कितने लोन पेयर बच गए वो खुद से करो एक बार। SF4 में अगर मैं बात करती हूँ तो वही स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 फ्लोरीन है, 6 प्लस 4 10, मतलब 5 आ गए मेरे पास। स्टेरिक नंबर 5 है, मतलब मैंने कैसे बनाना है इसको, बीच में तो सल्फर ही रहेगा ना, एक और बताओ,
ठीक है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन गया। अब बात क्या आती है, मेरे पास सिर्फ 4 फ्लोरीन है और बॉन्ड 5, तो एक आएगा लोन पेयर। लोन पेयर कहाँ पे आएगा, पहले बताया था जो पिरामिडल होता है, मतलब स्टेरिक नंबर 5 होता है, वहाँ पे लोन पेयर आते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो यहाँ पे मैं रखूँगी लोन पेयर और ये हो गया फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, तो अब इस शेप में ये थोड़ा सा इनको क्या करेगा, फिर से रिपेल करेगा, बॉन्ड्स को रिपेल करके क्या बना देगा, इसको सी सो बोल देंगे, सी सो, या फिर सिंपल बोल सकते हैं डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। मतलब टेट्राहेड्रल कंप्लीट सिमेट्रिकल होता है, ये थोड़ा इसको धक्का मार के क्या करेगा, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं, या फिर सीसो। ठीक है, कर लोगे। अब कई बार क्या होता है, जैसे ClF3 बहुत बार करवा चुकी है, इसमें क्या होंगे, 2 लोन पेयर आएंगे, तो 2 लोन पेयर आके तुम यहाँ पे कहीं पे पुट करोगे, इक्विटोरियल पे ही आएगा सेकंड लोन पेयर भी, और वो क्या हो जाएगा, टी शेप का हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगी टी शेप। इसी तरह से नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ 6 स्टेरिक नंबर की, अगर स्टेरिक नंबर 6 में जाएंगे तो हम ClF3 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसमें भी क्या करना है, कहीं पे भी ऑक्टाहेड्रल में तुम एक लोन पेयर लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास वो शेप आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग। जिन्होंने F4 में भी क्या होगा, 6 आएगा, 2 लोन पेयर लगाने, तो ऊपर नीचे लगाओगे तुम अपोजिट डायरेक्शन में, बीच में बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और ये बच गया तुम्हारे पास ओजोन। ओजोन का ध्यान रखना, तुम बैंड होता है, वैसे भी तुम्हें पता होगा इतना तो, कि ओजोन क्या होता है, ऐसे होती है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और यहाँ पे लोन पेयर होगा, तो ये भी बैंड होगी, इसको लीनियर मत कर देना ओजोन को। ठीक है, तो ये दोनों तुम खुद से करके देखोगे कैसे करना है, ये मैं बता चुकी हूँ। और बाकी जो 7 स्टेरिक नंबर वाला है वो तुम्हारी NCERT में गिवन नहीं है, गिवन तो ये भी नहीं है ज़्यादा, बट कर लेना फिर भी। और इनको खुद से प्रैक्टिस जरूर करना, मैं जितना भी समझा लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम खुद से नहीं करोगे। ठीक है, और आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है, बाकी छोटा मोटा जो भी बचा होगा इसको बना के दिखाना है, इसकी शेप बनानी है या फिर इनकी बनानी है। और सराउंडिंग एटम और सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एंगल कैसे कम होगा, डिक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ कैसे चेंज होगी, वो सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए तैयारी करते रहो और सब्सक्राइब कर दो।